देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए शनिवार को प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की। 1 मिनट में पूरा अपडेट आपको देते हैं। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को एक समीक्षा बैठक की, जिसमें विभिन्न मंत्रालयों के उच्च अधिकारी शामिल हुए। बैठक में पीएम मोदी ने जन स्वास्थ्य की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि जांच, निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1.5 करोड़ के पार पहुंच रही है। पिछले 24 घंटे में देश में 2,34,692 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 1,341 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 1,23,354 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,45,26,609 मामले आ चुके हैं। इनमें से कुल 1,26,71,220 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 16,79,740 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,75,649 मौतें हो चुकी हैं। भारत में अब तक 11,99,37,641 लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। और दिल्ली में कोरोना के रिकॉर्ड मामले सामने आए हैं। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 24,000 के पार चली गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 24,375 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 167 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,414 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 8,27,998 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 7,46,239 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 69,799 हो गई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमित 11,960 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी होने लगी है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली में आईसीयू के बेड्स भी सीमित हैं। हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि केंद्र से इस विषय को लेकर मदद मांगी जा रही है। इधर महाराष्ट्र में भी एक बार फिर कोरोना के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामलों की संख्या 67,000 से भी ज्यादा रिकॉर्ड की गई। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 67,123 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 419 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 56,783 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 37,70,707 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 30,61,174 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 6,47,933 पहुंच गई है। राज्य में कोरोना से कुल 59,970 लोगों की मौत हो चुकी है। वही बात अगर मुंबई की करें तो मुंबई में 24 घंटों में 8,811 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 51 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 5,71,018 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 12,301 लोगों की मौत हो चुकी है। प्रधानमंत्री की अपील के बाद जूना अखाड़े ने भी कुंभ समाप्त करने का ऐलान कर दिया है। शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद हरिद्वार कुंभ में मौजूद एक और अखाड़े ने कुंभ समाप्ति की घोषणा कर दी। जूना अखाड़ा के प्रमुख स्वामी अवधेशानंद ने कहा कि कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए विधिवत कुंभ में आवाहित समस्त देवताओं का विसर्जन कर दिया है। जूना अखाड़ा की ओर से ये कुंभ का विधिवत विसर्जन समापन है। इससे पहले निरंजनी और आनंद अखाड़ा कुंभ समाप्ति की घोषणा कर चुके हैं। हरिद्वार के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि कुंभ मेले में भाग लेने वाले 175 साधु शनिवार को कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसके बाद मेले में साधुओं के संक्रमित होने की कुल संख्या 229 पहुंच गई है। उधर गुजरात सरकार ने कुंभ से लौट रहे श्रद्धालुओं के लिए निर्देश जारी किए हैं कि हरिद्वार कुंभ से लौट रहे सभी लोगों को पहले RT-PCR टेस्ट कराना होगा। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही उन्हें गांव जाने दिया जाएगा। जो टेस्ट में संक्रमित पाए जाएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए आइसोलेशन में रखा जाएगा। ये निर्देश सभी जिला कलेक्टर्स को जारी किया गया है। इधर बिहार में भी कोरोना के मामलों के बढ़ने के बाद राज्यपाल फागू सिंह ने शनिवार को एक सर्वदलीय बैठक बुलाई। बिहार में भी कोरोना की दूसरी लहर का असर दिखने लगा है। पिछले 24 घंटे में बिहार राज्य में 7,870 नए मामले सामने आए। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों में पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर का नाम है।
कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख शनिवार को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने एक सर्वदलीय बैठक बुलाई, जिसमें सभी दलों के नेताओं ने अपनी अपनी राय रखी। आज सरकार क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ भी एक बैठक करेगी, जिसमें ये तय किया जाएगा कि बिहार में लॉकडाउन किया जाए या फिर नाइट कर्फ्यू लगाया जाए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बैठक के बाद प्रेस वार्ता आयोजित होगी और सरकार जो भी निर्णय लेगी उसकी पूरी जानकारी दी जाएगी। सरकार का ये भी कहना है कि ट्रेन से बिहार के बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उन सभी का RT-PCR टेस्ट करना संभव नहीं है, इसलिए रैंडम टेस्ट ही किए जा रहे हैं। साथ ही हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को 3 दिन पहले की कोरोना टेस्ट नेगेटिव रिपोर्ट जमा करनी होगी। कोरोना मरीजों के लिए केंद्र ने रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम कम कर दिए हैं, लेकिन इस इंजेक्शन की चोरी की घटनाएं भी बढ़ गई। केंद्र सरकार ने कोरोना मरीजों को बड़ी राहत देते हुए सबसे उपयोगी रेमडेसिविर इंजेक्शन के दाम में 50% की कटौती की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। उधर असम सरकार ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को रेमडेसिविर इंजेक्शन मुफ्त में दी जाएगी। इसके खर्चे का वहन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम करेगा। लेकिन इस बीच खबर ये भी है कि भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 863 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी हो गए। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि हाल ही में अस्पताल में नया स्टॉक आया था। वहीं महाराष्ट्र में बारामती पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भंडाफोड़ किया जो रेमडेसिविर इंजेक्शन की खाली शीशियों में पैरासिटामोल का लिक्विड भर उसे 35,000 रुपए में बेच रहे थे। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये चारों आरोपी कोविड केयर सेंटर में काम किया करते थे। अब अगले 1 मिनट में आपको दिखाते हैं कि यूपी के वाराणसी में कोरोना के प्रति सावधान करने के लिए लोगों के सामने कौन आया। वाराणसी के मड़ुआडीह रेलवे स्टेशन पर लोगों को कोरोना के प्रति सचेत करने के लिए खुद यमराज ने कमान संभाल ली। यमराज ने स्टेशन परिसर में घूम घूम कर लोगों को मास्क लगाने और सैनिटाइज करने की सलाह दी, लेकिन इसकी नौबत क्यों आई होगी, इसे कुछ तस्वीरों के जरिए आप देख लीजिए। ये वाराणसी के स्कूल का वीडियो है, जहां सीएम के आदेश की खुलेआम धज्जियां उड़ रही हैं। यूपी में कोरोना का कहर जारी है और स्कूलों को बंद करने का आदेश दिया गया है, लेकिन इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि ऐसा कोई आदेश दिया ही नहीं गया है। न बच्चों में सोशल डिस्टेंसिंग जैसी कोई चीज है और न ही किसी ने मास्क पहन रखा है, क्योंकि प्रशासन पंचायत चुनाव में व्यस्त है, तो स्कूल वाले भी इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। शीर्ष अधिकारियों को भी इस बात की खबर नहीं है कि एक स्कूल कोरोना गाइडलाइंस को ताक पर रखकर चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने बंगाल चुनावों के लिए होने वाली अपनी रैलियों की संख्या कम कर दी है। बंगाल में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री ने आने वाले 3 चरणों के लिए रैलियों की संख्या कम कर दी है। प्रधानमंत्री अब सिर्फ 23 अप्रैल को मालदा, मुर्शिदाबाद, सिवरी और साउथ कोलकाता में रैली करेंगे। ये चारों रैलियां 7वें और 8वें चरण के लिए होंगी और यही रैलियां बंगाल चुनाव के लिए प्रधानमंत्री की रैलियों का आखिरी दिन होगा। उधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज बंगाल में चुनाव प्रचार करेंगे। गृह मंत्री शाह सुबह 11 बजे पूर्व स्थली में रैली करेंगे। इसके बाद दोपहर 12 बजे नकाशी पारा में रोड शो करेंगे। दोपहर करीब 2 बजे वो स्वरूप नगर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद शाम करीब 4:30 बजे वो हावड़ा में रोड शो करेंगे। शाम 5:30 बजे गृह मंत्री हावड़ा के टाउन हॉल में बैठक करेंगे और आखिर में शाम करीब 6 बजे हावड़ा में ही पार्टी की बैठक में शामिल होंगे। बंगाल में छठे चरण के लिए 22 अप्रैल को मतदान किया जाएगा। और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी भी बंगाल में आज कई रैलियां करेंगे। बंगाल में छठवें चरण के मतदान से पहले बीजेपी और टीएमसी के बीच रैलियों की होड़ लगी हुई है। टीएमसी की ओर से सीएम ममता बनर्जी आज कई रैलियां करेंगी। आज सीएम ममता बनर्जी नदिया में 2 जनसभाएं करेंगी। उनकी पहली जनसभा सुबह 11 बजे तेहत्ता के श्यामनगर में होगी, जबकि दूसरी जनसभा दोपहर 12 बजे कृष्णानगर दक्षिण में होगी। इसके बाद वो उत्तर 24 परगना में दोपहर 1 बजे गाई घाटा में जनसभा करेंगी। इसके बाद वो दोपहर 2 बजे बैरकपुर में जनसभा करेंगी और शाम करीब 4 बजे वो कोलकाता में रोड शो करेंगी। दूसरी ओर टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी मुर्शिदाबाद में 3 जनसभाएं करेंगे।
उनकी पहली जनसभा लालगोला में दोपहर 12 बजे होगी, जबकि दूसरी जनसभा दोपहर 1 बजे जांगीपुर में होगी और आखिर में वो रानीनगर में दोपहर 2 बजे तीसरी जनसभा करेंगे। बंगाल चुनाव में बीजेपी और टीएमसी के बीच जबरदस्त टक्कर जारी है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे को हराने का दावा कर रही हैं। इधर कूच बिहार में हुई गोलीबारी से संबंधित कथित ऑडियो टेप को लेकर ममता बनर्जी ने कार्रवाई करने की चेतावनी दी। कूच बिहार में चौथे चरण की वोटिंग से पहले सीतलकुची में हुई गोलीबारी से संबंधित एक ऑडियो टेप लीक हुआ है। बीजेपी ने इस टेप को लेकर सीएम ममता बनर्जी पर आरोप लगाया था कि वो दंगे कराना चाहती थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए ममता बनर्जी ने चेतावनी दी है कि वो इसकी जांच सीआईडी से कराएंगी। शनिवार को बंगाल में एक रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी के पास अब बोलने के लिए कुछ नहीं रहा, इसलिए वो फोन टैप कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि वो इस मामले की जांच सीआईडी से करेंगी और दोषियों को बख्शेंगी नहीं। साथ ही ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर बीजेपी के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया। दरअसल ममता बनर्जी ने आयोग से अंतिम 3 चरणों का चुनाव एक साथ कराने की मांग की थी, लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के लिए भी ममता बनर्जी ने बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया और कहा कि बाहर से कम 10,000 लोग बंगाल में आकर कोरोना फैला रहे हैं। 2 उम्मीदवारों की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। और देश के मैदानी इलाकों में जहां पर गर्मी काफी बढ़ रही है, वहीं पहाड़ों पर मौसम कुछ और ही तेवर दिखा रहा है। मैदानी इलाकों में अप्रैल के अंत से ही गर्मी का असर दिखने लगा है, लेकिन पहाड़ों से कुछ और ही तस्वीर सामने आ रही है। ये जम्मू कश्मीर का गुलमर्ग है, जहां हल्की बारिश के साथ बर्फबारी भी हुई। बर्फबारी के बाद लोगों ने गर्म कपड़े दोबारा निकाल लिए। बर्फबारी के बाद यहां सैलानियों की भीड़ लगने लगी है, जिससे पर्यटन से जुड़े लोग बेहद खुश दिखाई दिए। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बर्फबारी के बाद वहां की तस्वीर ही बदल गई। मंदिर परिसर से लेकर पीछे की पहाड़ियों तक जैसे बर्फ की सफेद चादर फैल गई हो। रुद्रपुर में शाम होते होते अचानक बारिश भी होने लगी, जिससे लोगों को बढ़ती गर्मी से काफी राहत मिली। स्थानीय लोगों का कहना है कि बढ़ती गर्मी से कई नदी नालों का पानी सूख गया था, लेकिन हल्की सी बारिश होने के बाद मौसम के साथ साथ पानी की किल्लत से भी थोड़ी राहत मिलेगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.